हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज ये फटाफट से बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज आपके लिए लेकर आई हूँ। यूजीसी नेट दिसंबर के लिए बिल्कुल जो बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है वो है कमिटीज का। तो आज कमिटीज ऑन सिविल सर्विसेज इन इंडिया पर बात करने वाले हैं। आप सभी लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम सिविल सर्विसेज पे सेशन लीजिए, सिविल सर्विसेज पे सेशन लीजिए। तो बिल्कुल आज कमिटीज पे चर्चा होने वाली है। आज ये फटाफट सभी लोग, कैसे आप सब लोग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ और करंटली मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया में। ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। और साथ ही बिल्कुल देखिए, जो लोग भी जिनको प्रॉब्लम आ रही है पीडीएफ डाउनलोड करने में, या फिर जिनको ऐप के थ्रू अभी कुछ अगर इशू आ रहा है, तो बेसिकली मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगी कि देखिए प्लीज आप वेबसाइट के थ्रू ऐप को डाउनलोड करिए। ठीक है। क्योंकि गूगल प्ले से बाय चांस अगर नहीं हो पा रहा है या फिर कोई दिक्कत आ रही है, तो प्लीज वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करिए। ये आपका लिंक है jarfadda.com। यहाँ से आप अपनी ऐप को डाउनलोड करिए। इसके बाद बिल्कुल आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं जो आपका कोर्स है। ठीक है। और साथ ही टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बन गया है टेलीग्राम चैनल, इसको भी आप देख सकते हैं। और बिल्कुल करंटली आपके लिए 20% ऑफर जो है चला हुआ है। नवरात्रि स्पेशल ऑफर है ये आपके लिए। 20% ऑफर जो है, देखिए ये अब लास्ट चांस है। ये अब लास्ट चांस है, 50 दिन है जो आपको अपनी फाइन रिफाइन जो कहते हैं ना, फाइन तरीके से जिसको तैयारी करनी है, आप बिल्कुल वो अब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कोर्स बाद में भी आता है तो मैं जेन्युइनली बोलूंगी कि भाई फिर अपने रिस्क पे लेना, क्योंकि ये नहीं हो पाएगा। अब 50 दिन के अलावा और आप कम टाइम में अब है तैयारी नहीं कर पाएंगे। इससे 50 दिन तो कम से कम एटलीस्ट जो लोग चाहते हैं एंड मोमेंट पे पॉलिश होना, 50 दिन में तो कम से कम कर सकते हैं। और इसके लिए आपका जो डिस्काउंट ऑफर है बिल्कुल N20 ऑफर है। बिल्कुल दुर्गा पूजा का समय है, शुभ मुहूर्त यही है। अगर लेना है तो बिल्कुल आपके लिए जेआरएफ अड्डा की टीम से 20% डिस्काउंटेड ऑफर है। N20 कोड है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पेपर 1 पेपर 2 के साथ आपको काफी अच्छा डिस्काउंटेड ऑफर मिल जाता है। 20% डिस्काउंट लगने के बाद आपका ये कोर्स पड़ता है 7,999 में। पहले इसका जो अमाउंट था वो 9,999 था। अब ये 20% ऑफ होने के बाद आपको इतने का पड़ रहा है। पेपर 1 प्लस पेपर 2, ये वाला जो कोर्स है ये आपको बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपको इसमें वीडियो कोर्सेज मिल जाते हैं। आपको बिल्कुल इसमें जो है पीवाईक्यू के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपकी इसी पेमेंट में ही होती है। ठीक है। तो ये आपके लिए ऑफर है। साथ ही बिल्कुल अर्ली बर्ड के लिए जो कोर्सेज आपको मिल रहे हैं वो ये सभी मिल रहे हैं। हिस्ट्री, एजुकेशन, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सभी कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। और बिल्कुल जो लोग देखिए, अगर आप लोग वेबसाइट के थ्रू, आप लोग वेबसाइट पर जाकर अगर आप लोग जो है वीडियोस देखते हैं, या एप्लीकेशन के थ्रू आप वीडियोस देखते हैं, आपको वो सारी रिफाइंड वे में मिलती है, कंसोलिडेट वे में मिलती है। आपको इधर ढूंढना नहीं पड़ता कि हाँ भाई वर्षा मैम की वीडियो कहाँ गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियो कहाँ गई। सारी की सारी स्पेशल वीडियो, यानी कि जो भी मैं किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी पर ले रही हूँ, या वुमेन कमीशन पे ले रही हूँ, नीति आयोग पे ले रही हूँ, सारी की सारी वीडियोस आपको जो है एक रिफाइंड वे में मिल जाती है। और इनफैक्ट मेरे अलावा भी पेपर 1 की भी जो वीडियोस है वो भी आपको अच्छे से मिल जाती है। इनफैक्ट अपडेटेड वीडियो भी, कि अगर किसी का नोटिफिकेशन निकला है तो वो भी आपको बड़े आराम से ऐप के अंदर सब कुछ मिल जाता है। ठीक है। और बिल्कुल जो लोग पेपर 2 सिर्फ ज्वाइन करना चाहते हैं, पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ मुझसे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी है जो है 20% डिस्काउंट लगने के बाद आपका जो फाइनल जो अमाउंट है वो ये आ जाता है N20। याद रखिएगा, N20 जो है ये कोड है, N20 आपका कोड है, इसको प्लीज याद रखिएगा। ठीक है। आपको इसमें वीडियो कोर्सेज मिल जाते हैं, पीडीएफ मिल जाते हैं, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं फिर आज का सेशन सिविल सर्विसेज इन इंडिया पर डिस्काउंटेड ऑफर के बाद। देखिए सबसे पहले तो इस पे बात कर लेते हैं सिविल सर्विसेज इन इंडिया पर। जो सिविल सर्विसेज इन इंडिया है, बिल्कुल चार्टर एक्ट का ये अटेम्प्ट था, कि उनका अटेम्प्ट क्या था, चार्टर एक्ट 33 का ये अटेम्प्ट था कि ओपन कंपटीशन सिस्टम जो है बिल्कुल भारत में वो लोग लेकर आ जाए, ब्रिटिश इंडिया में वो लोग लेकर आ जाए। और ये चार्टर एक्ट का जो अधिनियम था, बेसिकली चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 वाला, इसमें जो है कुछ जो पोजीशंस है सिविल सर्वेंट्स की बात करी गई थी, जिसको बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, जो कि उस टाइम पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने मना कर दिया और रिजेक्ट कर दिया इस चीज को। ठीक है। लेकिन पहली बार ओपन सिस्टम की बात किसके तहत हुई थी, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक है। उसके बाद आपकी मैकॉले कमेटी आती है।
मिकॉले कमेटी जो है आपकी चार्टर एक्ट 1853 के अंदर आती है। ये बात करती है अबॉलिश करने के लिए पेट्रोनेज सिस्टम, यानी कि जो आपका सिविल क्या कहते हैं नॉन ओपन सिस्टम था, पेट्रोनेज सिस्टम था, उसको ये बिल्कुल बैन करने की बात करती है और इसके रिप्लेसमेंट में बिल्कुल ओपन कंपटीशन सिस्टम सिविल सर्विस के अंदर लेके आने की बात करती है, यानी कि मेरिटोरियस सिस्टम लेकर आने की बात करती है। और इसी पर कुछ 1854 में मिकॉले कमेटी ने सजेशन दिए थे। एक सबसे पहले तो ओपन सिस्टम जो है बिल्कुल अडॉप्ट कर लेना चाहिए भारत के अंदर, और साथ ही जो अगर मैं बोलूं एज एलिजिबिलिटी क्या है, तो बिल्कुल सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन देने के लिए उस टाइम पर एज एलिजिबिलिटी जो थी 18 से 23 साल, 18 से 23 साल थी। आज की डेट में आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो लगभग 32 साल तक जो है पेपर दे सकते हैं यूपीएससी का, है ना। और साथ ही एक और इसमें रिकमेंडेशन थी कि ओपन कम्पिटिटिव एग्जाम जो है लंदन में होना चाहिए, लंदन में होना चाहिए। जाहिर सी बात है उस टाइम पे ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो एग्जामिनेशन जो है लंदन में होना चाहिए, इसकी बात करी थी। और प्रोबेटरी पीरियड, यानी कि जो ट्रेनिंग का पीरियड था या फिर पूरी परमानेंट जॉब लगने से पहले प्रोबेशन का पीरियड होता है, उस प्रोबेशन की पीरियड की बात करी थी मिकॉले कमेटी ने। तो ये कुछ मेजर रिकमेंडेशन थी। ये रिकमेंडेशन मान ली गई थी, एक्सेप्ट कर ली गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, और पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लंदन में किया गया था 1855 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। और पहले इंडियन जो कि सिविल सर्वेंट के तौर पे जो कोविनेटेड सिविल सर्विसेज के अंदर जो आए थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर 1864 के अंदर, 1864 के अंदर। तो ये आपकी मिकॉले कमेटी थी, जो सबसे पहली कमेटी जो सिविल सर्विसेज की आई थी, ये थी मिकॉले कमेटी। इसके बाद बात करते हैं एचर्टन कमीशन की। तो देखिए आपकी एचर्टन कमीशन जो है ये आई थी 1886 में, 1886 में आई थी। चार्ल्स एटिचन जो थे वो चेयरमैन थे इस कमेटी के, और ये क्या करने आए थे, ये एक तरीके से कह सकते हो स्कीम लेकर आए थे या डिस्कशन एक तरीके से करने आए थे कि बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट है सिविल सर्विसेज के अंदर उसको कैसे और एक्सटेंसिव और जस्ट तरीके से उसको लेकर आया जाए, उसको कैसे अच्छे से लेकर आया जाए। तो इनकी रिपोर्ट जो आई थी वो आई थी 1887 में, बिल्कुल वुड्रो विल्सन के आर्टिकल के टाइम पर आई थी, ठीक है। तो 1887 में इनकी रिपोर्ट आ गई थी, जिसमें इन्होंने बात करी थी कि टू टीयर का उस समय सिस्टम चल रहा था, जो हमने पढ़ा भी था कि कोविनेटेड और अनकोविनेटेड सर्विसेज थी सिविल सर्वेंट के अंदर, सिविल सर्विसेज के अंदर। तो जो टू टीयर सिस्टम था, कोविनेटेड जो कि सुपीरियर क्लास कहलाती थी, अनकोविनेटेड जो कि लोअर क्लास कहलाती थी, इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। जिससे टू टीयर को रिप्लेस कर देना चाहिए थ्री टीयर से। थ्री टीयर में क्या क्या थी आपकी, इंपीरियल सर्विस, प्रोविजनल सर्विस और सबऑर्डिनेट सर्विस, यानी कि थ्री टीयर में आईपीएस सर्विस थी। इंपीरियल, प्रोविजनल और सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस की बात किसने करी थी, एचर्टन कमेटी ने करी थी। साथ ही मैक्सिमम एज, याद रखना मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम एज है एग्जाम देने का 23 साल, ठीक है। तो एचर्टन कमेटी ने 23 साल बोला था, और आपकी मैकॉले कमेटी ने कितना बोला था, 18 से लेकर उन्होंने 23 बोला था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। साथ ही स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस सिस्टम की जो बात थी वो अबॉलिश करने के लिए बोला था किसने, एचर्टन कमेटी ने, कि स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस सिस्टम को अबॉलिश कर देना चाहिए। और ये बोला गया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम साइमल्टेनियसली नहीं होने चाहिए इंग्लैंड और इंडिया में, यानी कि बारी बारी नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन, एक बार इंडिया में करवा रहे हो, एक बार इंग्लैंड में करवा रहे हो, फिर उसके अगली बार फिर से इंडिया में करवा रहे हो, फिर उसके बाद इंग्लैंड में करवा रहे हो, तो ऐसे एग्जाम को कंडक्ट मत करवाइए। ये रिकमेंडेशन थी एचर्टन कमेटी की। और साथ ही कुछ ये भी बोला था कि कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज, हालांकि वो अमाउंट नहीं बताया, वो परसेंटेज नहीं बताया, लेकिन कुछ हद तक परसेंटेज जो है वो प्रमोशन बेसिस पर जो है फिल आउट होनी चाहिए, प्रमोशन बेसिस पर भरी जानी चाहिए। और ये जो था, ये कमीशन की जो रिपोर्ट्स थी इसको लार्जली इंप्लीमेंट किया गया, और साथ ही स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस को अबॉलिश कर दिया गया 1982 में। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज को अबॉलिश कब किया गया, तो उनको 1892 में बिल्कुल अबॉलिश किया गया। और एक और बात बता दूं आपको, 1892 में बिल्कुल इनडायरेक्ट मेथड आया था इलेक्शन का, इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी 1892 में, ये बात मैं आपको बता दूं। साथ ही इशलिंगटन कमेटी की बात करते हैं। इशलिंगटन कमेटी जो है बिल्कुल आपकी आई थी 1912 के अंदर, रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस भी कहा जाता है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीवाईक्यू में अगर इशलिंगटन दे दे या फिर रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस दे दे तो मार्क क्या करके आना है, 1912 ही करके आना है, ठीक है। तो ये जो कमीशन थी ये आई थी, लॉर्ड इशलिंगटन इसके चेयरमैन थे,
और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1915 में। रिक्रूटमेंट जो थी, रिक्रूटमेंट जो होनी चाहिए सुपीरियर पोस्ट की, वो पार्शियली की जानी चाहिए इंडिया इंग्लैंड में और पार्शियली इंडिया में, यानी कि सुपीरियर पोस्ट के अंदर भर्ती लेनी चाहिए आपको इंग्लैंड से कुछ लेनी चाहिए और कुछ आपको इंडिया से लेनी चाहिए। ये बात इशलिंगटन कमेटी में उठी थी। साथ ही फेवर नहीं किया था इन्होंने भी कि साइमल्टेनियसली बारी बारी से एग्जाम करवाओ इंग्लैंड और इंडिया में, तो ये भी उसके फेवर में नहीं थे कि बारी बारी होना चाहिए, एक जगह पर रखो जिस जगह भी करवाना है। साथ ही 25% सुपीरियर पोस्ट भरी जानी चाहिए इंडिया के द्वारा, इंडिया के लोग होने चाहिए 25% पोस्टों पर। इसकी बात किसने करी थी? इशलिंगटन कमेटी ने करी थी, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होने चाहिए और कुछ पार्शियल प्रमोशन से होने चाहिए। तो बिल्कुल ये रिकमेंडेशन थी। और साथ ही मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी यानी कि फिक्स सैलरी की बात जो करी थी वो इशलिंगटन कमेटी ने करी थी। प्रोबेशन पीरियड जो है 2 साल का होना चाहिए, ये भी इशलिंगटन कमेटी ने किया था। अब बात होती है कि इसकी रिपोर्ट मानी गई थी कि नहीं मानी गई थी। तो देखिए रिकमेंडेशन जिस टाइम पर आई थी उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था आपका। तो और ऑगस्ट डिक्लेरेशन के कारण जो है ये रिकमेंडेशन आउटडेटेड हो गई थी और इसलिए इसकी रिकमेंडेशन नहीं चूज करी गई थी। आगे बात करते हैं मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट। देखिए एक बात बता दूं आपको, ये सारी कमिटीज ना कैसे पूछी जाती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछी जाती है। इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। जो बच्चे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं उनको क्वेश्चंस का पता है किस तरीके से आते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये सेशन इंपॉर्टेंट है तो प्लीज इसको लाइक करना ताकि मेरी मेहनत सफल हो। ठीक है, अगर आप लोग नेट क्वालिफाई करते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, तो मेहनत आपके टीचर की ही सफल होती है। ठीक है, जो लोग भी अगर एक क्वेश्चन भी अगर मेरी क्लास से सही करके आते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसलिए आपको बोल रही हूँ कि लाइक जरूर करना ताकि मेरा जो मोटिवेशन है वो बना रहे, है ना। अब्राहम मास्लो की तरह नीड हायरार्की जो होती है बिल्कुल मेरी तो आप ही की वजह से होती है पूरी, कि आप लाइक करें, कमेंट्स करें और बताएं कि मेरी क्लास कैसी लगी। तो चलिए बात करते हैं फिर मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट की। ये आपकी आई थी 1918 1919 में। 1919 में याद है आपको क्या आया था? डायरार्की सिस्टम आया था कि नहीं आया था? 1919 में आया था ना, तो इसको जरूर याद रखना। डायरार्की सिस्टम 1919 में आया था। तो बिल्कुल चलिए बात करते हैं। मॉन्टेगो चेम्सवर्थ जो था रिपोर्ट, इसका बेसिकली असली नाम था मॉन्टेग चेम्सवर्थ रिपोर्ट। इसमें क्या बोला गया था? 33% यानी कि 33% जो पोस्ट है वो इंडिया के द्वारा भरी जानी चाहिए सिविल सर्विसेज में, और हर साल 1.5% से इंक्रीज होनी चाहिए, यानी कि हर साल 1.5% से इंक्रीज की जानी चाहिए किसकी? इंडियंस की भर्ती। ठीक है, इसके बाद बात होती है कि साइमल्टेनियसली एग्जामिनेशन होने चाहिए, इन्होंने होना बोला था। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट ने बोला कि होने चाहिए साइमल्टेनियसली एग्जामिनेशन, बारी बारी इंग्लैंड में और बारी बारी इंडिया में। ठीक है, साथ ही फेयर सैलरी की बात इन्होंने भी करी थी, और इनकी रिपोर्ट जो रिकमेंडेशन थी वो बिल्कुल एक्सेप्ट की गई थी, और ये इनैक्ट हो गई थी किसके तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के तहत। बिल्कुल इनकी रिकमेंडेशन जो थी वो एक्टिव हो गई थी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे को लगता है ये कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने, लेकिन अगर पढ़ा है तो वेरी गुड। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज पहली बार क्वाइन किसने करी थी? तो ऑल इंडिया सर्विसेज बिल्कुल 1918 में। कमिटी ऑन डिवीजन ऑफ फंक्शन, याद रख लेना, नोट डाउन कर लेना। कमेटी ऑफ ऑन डिवीजन ऑफ फंक्शन जो कि चेयरमैन थी, जिसके चेयरमैन थे M.E. गाउंटलेट, इनके द्वारा पहली बार ऑल इंडिया सर्विसेज जो टर्म थी वो कॉइन करी गई थी। साथ ही पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हुए थे इंडिया के अंदर वो इलाहाबाद में हुए थे, ICS एग्जामिनेशन के नाम से। 1922 के अंदर कौन सुपरविजन देख रहा था इसकी? ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन जो थी इसको सुपरवाइज कर रही थी। इसके अंतर्गत बिल्कुल 1922 में इलाहाबाद में पहली बार इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ली कमीशन की बात कर लेते हैं। 1923 में ली कमीशन आई थी। अब उसको तो हमने क्या बोला था? रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस। किसको? इशलिंगटन को, है ना। अब इसको क्या बोलेंगे? ये है आपकी ली कमीशन 1923 वाली, इसको बोलते हैं रॉयल कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विस। सुपीरियर सिविल सर्विस, लॉर्ड विस्काउंट ली जो थे इसके चेयरमैन थे। इनकी रिपोर्ट आ गई थी 1924 में। इन्होंने बात करी थी कि ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज और सर्विस ऑफ इंजीनियर जो है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है वो होनी चाहिए, रिटेन होनी चाहिए, मतलब उसको बरकरार रखना चाहिए। और साथ ही इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, यानी कि
सुपीरियर क्लास में इंडियन लोगों का होना जरूरी है। 20% सुपीरियर पोस्ट पर इंडियन लोगों का होना इन्होंने बोला था। और साथ ही इंग्लिशमैन यानी ब्रिटिशर्स के बीच में और इंडियंस के बीच में अब रेशियो 50-50 का हो जाना चाहिए, यानी कि आधे भर्ती जो हो वो इंडियंस हो और आधे भर्ती जो हो वो आपके ब्रिटिशर्स हो। और साथ ही ये जो है रेशियो, ये हर 15 साल के बाद इसको दोबारा रिन्यू करो, इसको 15-15 साल में दोबारा 50-50 का रेशियो लेकर चलते रहो। ठीक है, आगे बात करते हैं। रिटायरमेंट की बात भी करी थी और साथ ही ये भी बोला था कि अगर वो लोग रिटायरमेंट ले सकते हैं जो कि इंडियन मिनिस्टर्स के अंदर काम नहीं कर पा रहे हैं, ब्रिटिश ऑफिसर जैसे उस टाइम पर 1923 का जमाना था, अगर बाई चांस कोई इंडियन मिनिस्टर है उस टाइम पर जो इंडियन मिनिस्टर्स के अंदर काम नहीं कर पा रहे हैं वो बिल्कुल विलिंगली रिटायरमेंट ले सकते हैं, इसकी बात करी थी। ये कमीशन जो थी ये बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के तहत जो है, इसमें एक बात कही गई थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश कर देना चाहिए। किसके अधिनियम में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश होनी चाहिए थी। और उसी के आधार पर याद रखना पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यानी कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हो गई थी 1926 में। ठीक है, सीपीएस ही आपकी स्टैब्लिश हो गई थी 1926 में, याद रखना। ठीक है, और सीपीएससी जो आपकी स्टैब्लिश हुई थी 1926 में, कमीशन वाज कंपोज्ड ऑफ द चेयरमैन ऑफ 4 अदर मेंबर्स। चेयरमैन कौन थे इसके? सर रॉस बार्कर इसके चेयरमैन थे, जो कि ब्रिटिश होम सिविल सर्विस के फर्स्ट चेयरमैन थे। साथ ही 1937 में जो ये कमीशन थी इसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? यानी कि सीपीएससी स्टैब्लिश हुई थी 1926 में, फिर आपकी एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस आ गई थी किसमें? 1937 में। फिर आपकी फाइनली यूपीएससी बन गई थी वो कब? 26 जनवरी 1950 में, जो कि करंटली आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को, रिक्रूटमेंट को, ट्रेनिंग को होल्ड कर रही है यूपीएससी। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी पटाख से। इसके बाद कुछ कमिटीज की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूजीसी, नेट, जेआरएफ में। तो जो कमिटीज अब पोस्ट इंडिपेंडेंस पे आई थी, यानी कि आजादी के बाद जो कमिटीज जो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर बात करने आई थी, सबसे पहले बात करते हैं आपकी कमिटी ऑन रिक्रूटमेंट पॉलिसी। इनको याद रखेंगे आप, कमिटी ऑन रिक्रूटमेंट पॉलिसी एंड सिलेक्शन मेथड्स, जो अंडर द चेयरमैनशिप, यानी कि सिर्फ इतना नाम याद रखो, रिक्रूटमेंट पॉलिसी एंड सिलेक्शन मेथड पे जो कमिटी आई थी, डीएस कोठारी कमीशन आई थी आपकी यूपीएससी के अपॉइंट किया था इसको 1974 में। फिर इतना सा और याद कर लो, रिक्रूटमेंट पॉलिसी एंड सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन मेथड्स। अब आप बोलोगे मैम नाम सेम है, नहीं है सेम। रिक्रूटमेंट पॉलिसी सिलेक्शन मेथड फॉर ऑल इंडिया एंड सेंट्रल सर्विसेज आगे भी है। ठीक है, ये आपकी आई थी 1988 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सतीश चंद्र। ठीक है, तो यानी कि सतीश चंद्र कमेटी थी, ये 1988 में आई थी। ठीक है, अगली कमेटी की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट आई थी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिव्यू पर, एग्जामिनेशन को रिव्यू करने के लिए रिपोर्ट आई थी बाय के अलग, ये थी आपकी 2001 में आई थी। इसके बाद आपकी कमेटी आई थी रिव्यू करने के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग पे जिसने बात करी थी वो थी आपकी युगांधर कमेटी, 2003 में आई थी। इसके बाद कमेटी बनी थी रिव्यू करने के लिए सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, इम्पैनलमेंट, प्लेसमेंट, ये थी सुरेंद्र नाथ कमेटी 2003 की। और साथ ही कमेटी ऑन सिविल सर्विस रिफॉर्म्स आपकी आई थी पीसी वोटा कमेटी 2004। और सेकंड एआरसी की अगर मैं बात करूं तो 2005 में आई थी वीरप्पा मोइली की चेयरमैनशिप में। इसमें आपकी जो 10th रिपोर्ट थी वो किसके ऊपर थी? वो थी आपकी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पर। ठीक है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पर वो 10th रिपोर्ट थी। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है। इसी के साथ आज के क्वेश्चन के साथ ये क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चन मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे आफ्टर द क्लास। सिविल सर्विसेज डे कब आता है और करंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन है? सिविल सेवा दिवस कब आता है भारत में और यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष जो है, चेयरमैन जो है, वो कौन है? कमेंट सेक्शन में बताना। अगेन 20% डिस्काउंट चल रहा है, N20 ऑफर लगा सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाएंगे आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेबसाइट के थ्रू आपको जो है ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी सारी की सारी, जो भी फ्री क्लासेस लेंगी सब। तो चलिए खत्म करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।